नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं उनको, और आपको मैं बता दूं कि जो शिक्षण विधियां आएंगी ना हिंदी में, वो आपके जो हिंदी 30 नंबर की आएगी उसमें से 10 नंबर की शिक्षण विधियां आएगी, ठीक है। और जो आप नॉर्मली पढ़कर भी आराम से कर सकते हो, और मैं अगर आपको जो क्लासेस लगाऊंगा ना, अगर वही पढ़ते हो ना आप, फिर भी आराम से जो है 10 में से जो है आप 8, 9 या हो सकता है 10 भी कर लो, ठीक है। बहुत ईजी होती है। और आपको मैं पहली क्लास जो है आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे तो जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, आप जो देख लें। और अगर पहली क्लास आपने शिक्षण विधियों की नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उसका, ठीक है। तो उसके बाद अपनी दूसरी क्लास आज शुरू होती है क्वेश्चन नंबर 20 से, कि भाषा का मुख्य तत्व कौन सा है। तो देखो, भाषा के मुख्य तत्व कौन कौन से, तो आपके सामने ऑप्शन है अभिव्यक्ति, भाव एवं विचार, उपयुक्त दोनों या उनमें से कोई नहीं। तो देखो, भाषा के तत्व होते हैं अभिव्यक्ति और भाव और विचार दोनों, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अभिव्यक्ति का मतलब है आप क्या विचार प्रकट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, विचार को प्रकट कर रहे हो, तो वो भी एक भाषा का तत्व है। और भाव एवं विचार का मतलब है सिर्फ हाव भाव से, यानी कि एक प्रकार से संकेत कर रहे हो, और संकेत को भी जो है एक भाषा माना गया है। तो उपयुक्त दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बात और आप ध्यान रखना, जो आपका जो मतलब भाषा होती है उसका जो सीखने का एक जो आपका कर्म होता है वो होता है LSRW। ये जो शब्द है उसको आप पक्का जो है रट लें, पिछले वीडियो में वैसे मैं बता चुका। L मतलब होता है लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनना, ठीक है। S मतलब स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब बोलना, ठीक है। R मतलब रीडिंग, रीडिंग मतलब पढ़ना। W मतलब राइटिंग, राइटिंग मतलब लिखना। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या नया है, तो मैं बता दूं ये कर्म नया है। ये कर्म जो है पूछ लेते हैं कई बार कि भाषा के तत्वों का कर्म बताओ, तो सबसे पहले आता है सुनना, लिसनिंग, फिर स्पीकिंग यानी बोलना, फिर रीडिंग यानी पढ़ना, और फिर राइटिंग यानी लिखना। तो ये कर्म है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन बोल रहा है व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुगा प्रणाली भी कहते हैं। सुगा मतलब तोता, और तोता आपको पता है क्या होता है, रटने वाला होता है। रटने वाले का मतलब आपने वो बोलने वाला तोता सुना होगा, जो भी आप बोलते हो वो रिपीट करता है, ऐसा आपने फिल्मों में देखा होगा, वीडियोज में देखा होगा। तो जो सुगा प्रणाली है वो किस विधि को कहा जाता है, तो देखो वो होती है आपकी पाठ्य पुस्तक प्रणाली, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पाठ्य पुस्तक प्रणाली में क्या होता है, बच्चा रटता ही है, ठीक है। तो वो एक प्रकार की सुगा या तोता प्रणाली कहलाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखो, शिक्षण विधियां इतनी हार्ड नहीं होती है, आराम से कर लोगे। खास करके हिंदी की शिक्षण विधि इतनी हार्ड नहीं है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये जो मटेरियल आपको चाहिए ना शिक्षण विधियां वगैरह, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर जो है जरूर जो है आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं आपको ये उपलब्ध करवा दूंगा। फिर किंडरगार्टन जो शिक्षण विधि है, उसमें जो किंडरगार्टन शब्द है उसका अर्थ क्या है। देखो, नाम आ रहा है गार्टन। गार्टन का मतलब हो गया एक प्रकार से उद्यान, गार्डन से गार्टन बना है, ठीक है। किससे, गार्डन से गार्टन बना है। तो जो किंडरगार्टन विधि है जो है, इसको वैसे किंडरगार्टन विधि भी कहते हैं, ठीक है, किंडरगार्टन विधि। तो जो किंडरगार्टन विधि है उसका अर्थ, जो किंडरगार्टन है उसका अर्थ है बच्चों का उद्यान, ठीक है, बच्चों का उद्यान। और बच्चों के उद्यान के कारण जो ये किंडरगार्टन जो शिक्षण विधि है किसने दी, तो ये दी आपकी फ्रोबेल ने। किसने, फ्रोबेल ने। तो वापस देखो, जो किंडरगार्टन विधि है उसमें किंडरगार्टन का जो अर्थ होता है वो होता है बच्चों का उद्यान, और किंडरगार्टन विधि है वो किसने दी, फ्रोबेल ने दी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में कौन सा सहायक है। तो आपको पता है मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब है बोलकर, कोई भी चीज आप क्या करोगे, बोलकर बताओगे। तो क्या प्रार्थना पत्र जो है मौखिक अभिव्यक्ति है, तो बिल्कुल नहीं, ये तो है लिखित। वाद विवाद, बिल्कुल सही बात है, वाद विवाद में आप जो है बोलकर ही अभिव्यक्त करते हो सब कुछ, ठीक है। निबंध नहीं है, पत्र भी नहीं है, प्रार्थना पत्र भी नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वाद विवाद। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन बोल रहा है भाषा तत्वों का प्रवाह समान है, कि निम्नलिखित में से कौन से जो भाषा तत्व है उनका प्रवाह समान है। तो मैं वापस बता देता हूं, वो LSRW है ना अपना, इस कर्म को याद तो रखना ही है। इसके अलावा एक चीज और करनी है। L मतलब क्या हो गया, सुनना। S मतलब स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब बोलना, ठीक है। R मतलब रीडिंग, रीडिंग मतलब क्या हो गया आपका, लिखना, सॉरी पढ़ना। रीडिंग मतलब क्या हो गया, पढ़ना। और W मतलब राइटिंग, राइटिंग मतलब हो गया लिखना।
ये है ना, ये क्रम आपको तो याद रखना ही है। इसके साथ जो है ये चीज भी याद रखनी है कि एक को छोड़कर एक, मतलब एल को आर से जोड़ दो, मतलब सुनना को किससे जोड़ना है, पढ़ना को, और एस से किसको, डब्ल्यू को, यानी कि स्पीकिंग से राइटिंग यानी कि बोलना को लिखना से जोड़ दो। इनका प्रवाह समान होता है, मतलब बोलना और लिखना का और सुनना और पढ़ना, इन जो एक को छोड़कर एक का प्रवाह समान होता है। तो देखो लिखना सुनना, तो ये देखो लिखना ये रहा, सुनना ये रहा, तो ये तो बीच में दो का अंतर है, तो ये तो गलत हो गया। फिर बोलना और पढ़ना, तो बोलना और पढ़ना लगातार आ रहे हैं, तो ये भी जो है क्या हो गया, गलत। फिर है बोलना सुनना, तो बोलना के साथ लिखना आता है, तो ये भी गलत। तो उत्तर क्या हो गया, सुनना पढ़ना। ये देखो सुनना पढ़ना ये दोनों का प्रवाह क्या होता है, समान होता है। तो उत्तर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो बोलना लिखना और सुनना पढ़ना, इन आपस में इनका क्या होता है, समान प्रवाह होता है, बोलना का लिखना के साथ और सुनना का पढ़ने के साथ, एक को छोड़कर एक है। ठीक है, तो उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन हो रहा है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है उनका वर्गीकरण 3 भागों में है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, और क्रियात्मक को मनोगत्यात्मक भी कहते हैं, ध्यान रखना, क्या कहते हैं, मनोगत्यात्मक भी कहते हैं, साइकोमोटर। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक। और ये किसने किया, तो ये B.S. ब्लूम ने किया था। ये वर्गीकरण किसने किया, B.S. ब्लूम ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया। तो अभी ऊपर बात कर चुके हैं, किसने किया, B.S. ब्लूम। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, B.S. ब्लूम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन देखो, 27वां क्वेश्चन बोल रहा है कौशलात्मक उद्देश्यों में सम्मिलित किया गया है। तो देखो कौशलात्मक जो उद्देश्य है उसमें LSRW चारों को ही शामिल किया गया है। लिसनिंग यानी कि सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग लिखना। तो जो है पढ़ना लिखना, बोलना सुनना, दो जो है इन सबको जो है इसमें शामिल किया गया। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर यानी कि 11वीं 12वीं क्लास की बात हो रही है, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा का उद्देश्य है। सबसे पहले स्वरचित मतलब खुद के द्वारा बनाई गई कविता तथा निबंध आदि के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। तो बिल्कुल सही बात है, बड़े बच्चे हो गए उनको क्या है, खुद से कोई कविता बनाने के लिए कहना और निबंध लिखने के लिए कहना। फिर छात्रों में शुद्ध उच्चारण एवं सृजनात्मक की वृद्धि करना। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर छात्रों में चिंतन की प्रकृति का विकास करना, बिल्कुल बड़े बालक हैं तो चिंतन की प्रवृत्ति का विकास करना भी इसमें शामिल है। तो उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन बोल रहा है कि संरचना की विशेषता क्या होती है। पहली बात तो संरचना क्या होती है, संरचना होती है आपकी की जो भाषा है ना, भाषा को सीखने की मूल संरचना, या फिर हम कह सकते हैं भाषा जो है ना, भाषा की मूल संरचना को सिखाना। मूल संरचना को सिखाना ही संरचना है, मूल संरचना को सिखाना ही क्या है, को सिखाना। तो कई बार ऐसा भी आ सकता है कि संरचना क्या है, तो भाषा की जो मूल संरचना उसको सिखाना ही क्या होता है, संरचना होता है। और यहां पूछा कि जो है मूल जो संरचना होती है उसकी जो है विशेषता क्या है। तो इसका सबसे पहले सार्थकता, तो बिल्कुल अर्थ होना चाहिए, जो भी संरचना है उसका अर्थ होना चाहिए, बिना अर्थ के भाषा नहीं होती है। फिर उपयोगिता, और जो भी चीज आप जो है भाषा की संरचना या फिर मूल जो प्रवृत्ति है उसकी क्या होनी चाहिए, उपयोगिता भी होनी चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों। तो उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संरचनात्मक आयाम प्रक्रिया का पक्ष है। जो संरचनात्मक आयाम प्रक्रिया उसका जो है पक्ष क्या है, अभ्यास तो हो सकता है बिल्कुल। फिर प्रस्तुतिकरण, मतलब जो भी आप जो भाषा बना रहे हो या फिर भाषा के बारे में कुछ संरचना में फेरबदल करे हो उसका आपको अभ्यास होना चाहिए उसका जो है, और साथ में क्या होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण, उसको प्रस्तुत करने का तरीका भी होना चाहिए। तो उपयुक्त दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखने, संरचनात्मक आयाम के पक्ष अभ्यास और प्रस्तुतिकरण दोनों होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती है। उपयुक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है। वापस देखो, कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की बात यहां पर किसकी हो रही है, विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति है तो विद्यार्थियों को एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती है। तो नाम से पता चल रहा है, तो वो कौन सी योजना होगी, इकाई योजना। और इसके प्रवर्तक कौन थे, मॉरिसन। ध्यान रखना, इकाई योजना के प्रवर्तक मॉरिसन। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति है तो विद्यार्थियों को एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका इकाई योजना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है
क्या बोल रहा है कि अभ्यास की अवस्था में कोई चीज हम अभ्यास करते हैं तो उसमें देखो ये इंपॉर्टेंट बनता है, डायरेक्ट याद रखना आपको कि जो अभ्यास की अवस्था होती है ना उसमें मौखिक वाचन को जो है महत्व दिया जाता है, उपयुक्त सभी नहीं होगा इसमें। आप क्या करते हो, उपयुक्त सभी देखा नहीं कि उत्तर मान बैठते हो, लेकिन ध्यान रखना जो अभ्यास की अवस्था होती है ना उसमें महत्व दिया जाता है मौखिक वाचन को, लिखने और पढ़ने को महत्व नहीं दिया जाता। जो आप मौखिक वाचन करते हो उसको महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन बोल रहा है कि संरचना का रूप होता है। तो संरचना के बारे में अपन बात कर चुके हैं। संरचना क्या होती है, किसी भाषा की मूल संरचना को सिखाना। तो संरचना का रूप क्या होता है, क्या वाक्य रूप होता है, बिल्कुल। कहावत रूप बिल्कुल हो सकता है और सूत्र रूप भी हो सकता है। कोई भी जो भाषा है उसकी मूल संरचना जो है कहावत रूप में भी हो सकती है, वाक्य रूप में भी हो सकती है और सूत्र रूप में भी हो सकती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आप जो पढ़ रहे होंगे ये शिक्षण विधियां, तो आप एक प्रकार से रिवीजन के तौर पर इन क्लासों को देखें। फिर संरचनाओं में महत्व दिया जाता है। दोस्तों संरचना है उनमें किसको महत्व दिया जाता है, तो देखो वापस आ गया उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर नहीं होगा, वापस बता दूं कि उपयुक्त सभी इसका उत्तर नहीं होगा। जो संरचना है ना उसमें महत्व किसको दिया जाता है, तो अर्थ को। मतलब कोई भी जो मूल संरचना है किसी भाषा की उसमें अर्थ को महत्व दिया जाता है, व्याकरण और शब्दों के क्रम को महत्व नहीं दिया जाता। और अपन क्या करते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो उपयुक्त सभी करके आ जाते, जबकि ये गलत है। जो संरचना है मतलब मूल संरचना होती है ना किसी भाषा की, जो मूल संरचना होती है किसी भाषा की उसमें अर्थ को महत्व दिया जाता है, ना व्याकरण को महत्व दिया जाता है, ना शब्दों के क्रम को, किसको, अर्थ को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन बोल रहा है कि संरचनाओं के चयन में महत्व दिया जाता है। ऊपर अलग क्वेश्चन था, ऊपर क्या था कि संरचनाओं में महत्व किसको दिया जाता है। अब यहां ये संरचनाओं के चयन में महत्व किसको दिया जाता है, तो सबसे पहले जो है सरलता को, बिल्कुल। शिक्षण योग्य, बिल्कुल सरल होनी चाहिए, ज्यादा जटिल नहीं होनी चाहिए। शिक्षण योग्य होनी चाहिए। बोधगम्यता को, मतलब कुछ उसका जो है आप बोधगम्यता मतलब दिमाग से संबंधित, मतलब उसका जो है बोधगम्यता मतलब एक लेवल की होनी चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ संरचनाओं के चयन में महत्व की बात हो रही है और संरचनाओं में महत्व किसको दिया जाता है, अर्थ को। ठीक है, ऊपर पढ़े चुके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन बोल रहा है संरचनात्मक आयाम का सिद्धांत है। जो संरचनात्मक आयाम का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, तो उसमें उपयुक्त सभी नहीं होगा, वापस बता देता हूं। तो संरचनात्मक जो आयाम है उसका सिद्धांत जो है वो किस पर बल देता है, ये पूछा है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। तो ये देता है वाचन पर। किस पर बल देता है, बोलने पर, मौखिक अभिव्यक्ति पर ज्यादा बल देता है। किस पर, मौखिक पर। ठीक है। तो जो संरचनात्मक आयाम है वो छात्रों की क्रियाशीलता पर भी बल नहीं देता, भाषाई आदतों का विकास भी उस पर भी बल नहीं देता। तो जो संरचनात्मक आयाम है वो वचनों पर, वाचन पर क्या देता है, बल। वाचन मतलब बोलना, मौखिक रूप से बोलना हो गया। तो जो संरचनात्मक आयाम है वो किस पर बल देता है, वाचन पर बल देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37वां क्वेश्चन बोल रहा है सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया। अब बात आती है सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। तो देखो सूक्ष्म शिक्षण होता है जो आपके भाषा के शिक्षक होते हैं ना, कौन होते हैं, शिक्षक यानी अध्यापक, उनको प्रशिक्षण देना। उनको क्या देना, प्रशिक्षण देना। और इसके अलावा उनमें कौशल को बढ़ाना। क्या बढ़ाना, कौशल को बढ़ाना, कौशल को बढ़ाना। आपने देखा होगा ना माइक्रो टीचिंग, बीएड में माइक्रो टीचिंग की होगी आपने, वही तो होता है सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, माइक्रो टीचिंग नाम सुना होगा ना आपने, जो बीएड की थी या बीएसटीसी की थी उस टाइम। तो वही क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं उनका प्रशिक्षण देना और उनके कौशल को बढ़ाना। और ये जो है सूक्ष्म शिक्षण है इसका विकास किसने किया, मतलब माइक्रो टीचिंग के जनक पूछ रहे हैं एक प्रकार से, तो उत्तर होगा आपका एलन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन सा इंपॉर्टेंट, कि सूक्ष्म शिक्षण जिसको कहते हैं माइक्रो टीचिंग, क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग। और माइक्रो टीचिंग का जो विकास किसने किया, या फिर जो है कह सकते हो जनक कौन है, तो एलन है। ठीक है। और सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्देश्य क्या होता है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और कौशल को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण को प्रयुक्त करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण को कब प्रयुक्त करते हैं, सबसे पहले प्रशिक्षण प्रवृत्ति को। तो बिल्कुल सही बात है, ऊपर बात कर चुके हैं कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए जो है सूक्ष्म शिक्षण का जो है उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। इसके साथ पृष्ठ पोषण प्रवृत्ति, मतलब उनके जो है कौशल को और बढ़ाना। किसको, कौशल को बढ़ाना। पृष्ठ पोषण मतलब कोई चीज को वापस बढ़ाना, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो उपयुक्त दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था है।
सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था क्या है? तो देखो ज्ञान प्राप्ति तो बिल्कुल, ज्ञान प्राप्ति तो जो है माइक्रो टीचिंग का जो है मुख्य अवस्था है, बिल्कुल है। कौशल का अधिग्रहण तो ऊपर बात कर चुके हैं कि प्रशिक्षण के साथ साथ कौशल का जो है बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अंतरण, अंतरण भी जो है इसका जो है सही उत्तर होगा। इसको तीनों को नोट कर ले। सूक्ष्म शिक्षण के मुख्य जो अवस्था उनमें ज्ञान प्राप्ति, कौशल अधिग्रहण और अंतरण शामिल है, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 की सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं। तो अपन ऊपर बात कर चुके हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्देश्य माइक्रो टीचिंग का उपयोग कब करते हैं? शिक्षकों के कौशल को, प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण कौशल में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपकी जो है हिंदी की टीचिंग मेथड की क्लास थी। इसको आप एज ए रिवीजन लें। कैसे? एज ए रिवीजन के हिसाब से लें। वैसे जो है इनमें इनफ चीजें आ जाएगी, आपके 300-400 क्वेश्चन आएंगे, तो इनको आप एज ए रिवीजन लें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ। ये अपनी दूसरी क्लास थी, पहली क्लास बहुत दिन पहले मैंने अपलोड कर दी थी। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।